Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर अचीवर्स वेब हैपनिंग द ड्रीम ट्रू। दोस्तों, हर दिन की बात ही आज भी हम आपके लिए करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज तारीख है 27 नवंबर और हम लोग आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के वीडियो को आगे आने वाले 15 से 20 मिनट के बीच करेंगे। बस आपसे यही निवेदन है, गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे 27 नवंबर के करंट अफेयर्स को। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारी खुफिया जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो। ओके दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार रहने वाला है। प्रश्न है कि मुंबई आतंकवादी हमलों की कितनी वर्षगांठ कल मनाई गई। कल 26/11 था। 26/11 इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास में यदि लिखा जाएगा तो, क्योंकि बहुत ही बुरा दिन था। कब? 2008 में 26/11 में आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई पर। ये बातें आप सभी को पता होगी। तब 2018 से 2020 हुआ, मतलब इस बार इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें अजमल कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा गया था, ये बात तो आपको पता होगी ही। और उनको किसने पकड़ा था? शहीद तुकाराम ओम्बले ने। ठीक है, और लोग इनका बहुत ही नमन करते हैं, इनको बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही बहादुरी का काम किया था इन्होंने। गोली लगने के बाद भी इन्होंने उनको छोड़ा नहीं था, अजमल कसाब को छोड़ा नहीं था। ओके, और इसके साथ साथ ओम्बले साहब के साथ साथ इनके और इस जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसमें कौन कौन थे? हेमंत करकरे थे, अशोक कामटे थे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे और बहुत सारे पुलिसकर्मी थे। मेरा भी उन सभी पुलिसकर्मी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, मेरे तरफ से भी, हम लोगों की तरफ से भी, आप सभी की तरफ से भी उन लोगों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये तो बातें हो गई। प्रश्न है कि ये कौन सी वर्षगांठ थी मुंबई आतंकवादी हमलों की। तो ये 12वीं वर्षगांठ थी। आपको कुछ और बातें याद रखनी है क्या, कि उसमें आतंकवादी कितने थे? तो 10 आतंकवादी थे। उनका यह आतंकी कारनामा करीब 3 दिनों तक चला था। लेकिन मुंबई हमले में यदि कुछ बात आती है आपके जहन में, यदि मुंबई हमले की बात हो और आपके जहन में ताज होटल से निकलता धुआं का फोटो जरूर बनता होगा। तो जी हाँ, ताज होटल को ज्यादा टारगेट किया गया था। ठीक है, आतंकवादी किस ग्रुप के थे ये भी आपको याद रखने की थोड़ा सा जरूरत है। लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और यह कराची के रास्ते इंडिया में घुसे थे। ओके, तो इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। और 26/11 हमला क्या था, कैसे था, ये सारी बात आपको पता हो गई होगी। अब यदि नहीं पता हुई है तो बहुत सारी उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है। आप चाहे तो उन्हें देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मछुआरों के रूप में आए थे ये लोग। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में अर्जेंटीना के किस दिग्गज फुटबॉलर का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो गया है। नाम है डीगो माराडोना। क्या नाम है? डीगो माराडोना। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। देखिए, ये 4 फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 1982, 1986, 1990 और 1994। ठीक है, और विनर ऑफ फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 1979 और फीफा वर्ल्ड कप 1986। मतलब 1986 के फीफा वर्ल्ड कप और 1979 के फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप के विजेता भी रह चुके हैं, मतलब विजेता टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं। कौन? डिएगो माराडोना। बहुत ही लेजेंडरी थे। ठीक, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में लेजेंडरी माने जाते हैं, उसी तरह से डिएगो माराडोना भी फुटबॉल में लेजेंडरी माने जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे खेल का दर्जा दिया है। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स स्टेटस। मतलब अब क्या किया है खेल मंत्रालय ने, जितने भी योग के आसन है, इसे कहा कि योगासन, जितने भी योग के आसन होंगे वो अब खेल कहे जाएंगे। चाहे आप शीर्षासन कीजिए, चाहे आप ताड़ासन कीजिए, ठीक है, आप कोई भी आसन कीजिए, अब वह खेल के अंतर्गत आएगा। लेकिन है वह रियली में योग। लेकिन अब खेल मंत्रालय ने कहा है कि योगासन में जितने भी आसन आएंगे वो क्या हो जाएंगे? खेल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अब पार्क में लोग खेलने जाएंगे सुबह सुबह। ओके, अब चौथे प्रश्न को देखेंगे। इसमें और ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। खेल मंत्री किसके पास है ये बातें आपको पता होगी, मतलब खेल मंत्री अभी कौन है। ओके, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। जी हाँ, तो इन्हीं के जन्मोत्सव पर
26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल मिल्क डे। ये रहे वर्गीज कुरियन, इन्हें देखिए और इन्हें याद कीजिए। इस दिन पर क्या किया जाता है कि मानव के जीवन में दूध की क्या उपयोगिता है उसकी बखान की जाती है, उसको एम्पावर किया जाता है, उसको बताया जाता है सभी लोगों को। ठीक है, तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ओके, ये था तीसरा प्रश्न आपका, सॉरी चौथा प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? अभी हाल फिलहाल में नोबेल शांति पुरस्कार मिला 2020 का, किसे मिला? विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला। बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों को याद है। और नहीं याद है तो क्या करना है आप लोगों को, हमारे चैनल पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, 2020 के लिए पुरस्कार का ऐलान होने के साथ ही अब अगले साल के लिए भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। हालांकि यह अवार्ड अभी मिला नहीं है, 2020 वाला मिलता है दिसंबर में, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इस बार क्या हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए। ये दोनों कहाँ के, ये तो आपको पता होगा। बेंजामिन नेतन्याहू मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री है, और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ओके, अब इन दो देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनकी भूमिकाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। मतलब ये दोनों देश में पहले हमेशा टसन होते रहता था, अब ये लोग उसको शांति की ओर ले गए हैं, इसलिए ये दोनों को नॉमिनेट किया गया है शांति का नोबेल 2021 के लिए। ओके, अब आपको ये बातें समझ आई होगी। अब छठवें प्रश्न को देखेंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और गरिमा गृह को किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह की शुरुआत किया गया है और एक राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ बातें आपके लिए लिखी हुई जो आप पढ़िए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब क्या होगा, इन लोगों को एक आई कार्ड मिलेगा। ठीक है, इनके लिए भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जो सारे इसमें वर्णन है, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन आप लोग एक बार पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। बस आपके काम का क्या है, ये प्रश्न है कि गरिमा गृह किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग शुरू हो जाइए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, ये आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। ओके, हम 7वें प्रश्न को देखेंगे कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि चालू खरीफ विपणन सत्र में कितने लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। अभी धान कट रहा है, बहुत जगह धान कट भी चुका है, मतलब धान की कटाई जारी है। ओके, तो इसमें सरकार अनुमान लगाया है, सरकार बताया है कि अभी हम लोग 304 लाख टन धान की खरीद कर चुके हैं और आगे भी यह जारी है। ओके, अभी धान का फसल कट रहा है, ये बातें आपको पता होगी क्योंकि आप में से अधिकतर गांव के लोग होंगे। ओके, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो ये बातें तो आपको पता होगी ही। तो बस इसको आप एक न्यूज की तरह याद रखिएगा, ये प्रश्न इससे बनेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपके लिए लिया गया है। ओके, अब 8वें प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में संचार मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल 15 जनवरी से सभी फिक्स टू मोबाइल कॉल्स को किस प्रीफिक्स के साथ डायल किया जाएगा? मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत पर फोकस किए हैं और अब दूसरे कार्यकाल में मोदी जी क्या किए हैं, फिट इंडिया मूवमेंट पर ज्यादा फोकस किए हैं। ये बातें आपको पता होगी। तो इसी कड़ी में फिट इंडिया स्कूल भी का एक वर्जन पहले हो चुका था, अब इस बार इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय द्वारा। ओके, और खेल मंत्रालय भी किनके पास है? किरण रिजिजू के पास। और बाकी एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है खेलो इंडिया, तो अगला खेलो इंडिया कहाँ होना है? हरियाणा में। और 2020 का कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब 10वें प्रश्न को देखेंगे कि किसने 25 नवंबर 2020 को 33वीं प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी ने। बहुत सारे इधर देखिए, अभी कोरोना काल चल रहा है तो बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कौन सा सम्मेलन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा याद रखें। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, कुछ दिनों बाद आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, इससे संबंधित एक वीडियो आ जाएगा, कौन कौन सा समिट इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी फिलहाल आप लोग एक रिवीजन के लिए आप लोग देखते रहिए और साथ ही साथ हमारे साथ रोज 12 बजे क्यूज देते रहिए। ओके, कहाँ क्यूज देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उधर आइए और उधर क्यूज दीजिए। ओके, तो 25 नवंबर 2020 को 33वीं प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। नाम से स्पष्ट है, प्रगति मतलब उत्थान कैसे हो, आगे कैसे बढ़े हम, उसके लिए यह सम्मेलन था। ओके, ये बात आपको याद रखनी है।
अब 11वें प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। भारत का जैसे अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, जीपीएस बोलते हैं। अभी थोड़ा सा नीचे आइए तब ऊपर जाएंगे। जो चीन का जो है रूस का जो सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, ग्लोनास बोलते हैं। ठीक है, चीन का बेदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, चीन बोलते हैं। और भारत का क्या बोलते हैं ये आपको याद रखना है। भारत का जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको नाविक बोलते हैं। ठीक है, तब इसको भी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अभी तक फिलहाल 3 देशों को मिली थी। तीनों कौन कौन देश थे, अमेरिका थे, रूस थे और चाइना था। ये तो मैं अभी नीचे बताया कि किसका किसका क्या नाम है। ओके, तो अब इंडिया को भी मिल गया है मान्यता। अब इसका भी अब नाविक उत्थान पर रहेगा। ओके, चरम सीमा पर चलेगा। ठीक है, तो बाकी अब आप लोग बाकी सारी बातें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है आप लोग आसानी से देखिए और समझिए, ये सारी बातें आपके लिए ही है। ओके, एक बात और मैं बता देता हूँ उस प्रश्न में कि किसी देश का सैटेलाइट को कौन मान्यता देता है, नेविगेशन सैटेलाइट को, तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, IMO, इसे शॉर्ट में बोलते हैं IMO, यही मान्यता देता है कि आपका नेविगेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये अभी तक 3 लोगों को मान्यता दिया था और अब चौथा देश बन गया इंडिया, उसको भी मान्यता प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब 12वें प्रश्न को देखेंगे कि पीएम ने मतलब मोदी जी ने निम्नलिखित में से किसके जीवन पर एक पुस्तक का अनावरण किया। तो मोदी जी श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी पर एक पुस्तक का अनावरण किया है। ठीक है, अब उनके जितने भी आदर्श हैं, गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर यह पुस्तक है। ओके, और इसके लेखक कौन है, कृपाल सिंह जी हैं। ओके, इसके लेखक कौन है, कृपाल सिंह। थोड़ा सा आपको जरूरत है श्री गुरु नानक देव के बारे में जानने के लिए। इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के पहले गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखना शुरू कर दिया था और उनकी जयंती को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता होगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। BRO का फुल फॉर्म में बताता गया आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बॉर्डर में जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के क्षेत्र में रोड बनवाती है या रोड बनाती है, उसके महानिदेशक के रूप में राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। ओके, तो बस आपको ये याद रखनी है कि BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव चौधरी को। इसमें और ज़्यादा कुछ बताना है नहीं। अब हम लोग 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि जनवरी 2021 तक भारत की सबसे लंबी पानी का सुरंग किस राज्य में होगा। भारत का सबसे लंबा पानी का सुरंग बनने वाला है। जिस तरह से यातायात के लिए सुरंग बनता है, उसी तरह पानी के लिए सुरंग बनना जरूरी है। और सुरंग बनना किधर जरूरी है, पानी का, जिधर पानी की कमी है। और पानी की कमी किधर है, तो राजस्थान में पानी की कमी है। ठीक है, तो राजस्थान में एक बहुत ही लंबी सुरंग बन रही है जो भारत की सबसे लंबी पानी का सुरंग होगा। ओके, इसकी लंबाई 8.75 किलोमीटर है। ओके, इसका कितना कॉस्ट में बना है ये आपको जानना जरूरी नहीं है। जनवरी 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यातायात की बात करें तो सबसे लंबी सुरंग कौन है, जी हाँ, अटल सुरंग। वाह, आप लोगों को तो बहुत बढ़िया याद है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 15वां प्रश्न है कि जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हाल फिलहाल में विनय सीतापति जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। मतलब उनका कहना ये है कि बीजेपी जो है सिर्फ मोदी से नहीं है, मोदी जी के पहले भी बीजेपी था और मोदी जी के पहले भी बीजेपी बहुत बढ़िया था। अडवाणी जी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बीजेपी कैसा था, बीजेपी 100 वर्ष पहले 100 वर्ष में कैसा चल रहा था, ये सारी बात इस पुस्तक में लिखी हुई है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, इसके लेखक कौन है, विनय सीतापति जी। ओके, इनका तो जुगलबंदी हो गया। अब हम लोग अपना जुगलबंदी करते हैं। क्या, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अब आप लोग अपना काम कीजिए। अपना काम क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। और प्रश्न पूछा गया है एक ऊपर, कमेंट कीजिए। एक और आपके लिए प्रश्न आ रहा है, उसके पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। जो प्रश्न आपसे कल पूछा गया था, पता नहीं क्यों आप लोग जवाब नहीं देते हैं। जिन्होंने भी जवाब दिया, सटीक जवाब दिया, देखिए प्रश्न को कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC की विमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। तो स्मृति मंदाना जी को नहीं, मिताली राज जी को किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोगों ने दिया, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया किन्होंने, दीक्षा गर्ग जी ने। ठीक है, दीक्षा गर्ग जी, आप हमेशा ऐसे ही उत्तर देते रहो। भगवान आपको ढेर सारी ऊर्जा दे और आपको आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। ओके, ऐसे ही लगे रहिए। और आप लोग भी प्लीज कंबल से हाथ निकालिए
और रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या कमेंट करना है? जो प्रश्न पूछा जाएगा। और किस प्रश्न का कमेंट करना है? ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? यह प्रश्न 2-3 दिन पहले करवाया गया था, तो आप लोग को याद भी होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि यदि आप लोग अड्डा के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को? अड्डा में अभी 72% का ऑफ चल रहा है। अड्डा 247 जो है ना, उसमें 72% का ऑफ चल रहा है। और इसमें आपको क्या मिलेगा? जितने भी स्टडी मटेरियल हैं सब पर अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको कोड क्या यूज करना है? SS11। ओके, और यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उधर से जाइए, परचेज कीजिए और कोड क्या लगाना है आपको? SS11। ओके, तब आपको जितना भी ऑफ मिलने का है उससे ज़्यादा ही ऑफ मिलेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और आज का सेशन। अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले एपिसोड में। जय हिंद, शिवम साइनिंग आउट।